यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक जो चैनल है अपना यूकेटी, इसमें यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 9 नंबर देखेंगे आज। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसको लेकर के देखो। यहाँ पर जो टेस्ट 8 था वो भी आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी था। ठीक है, लेकिन वो सब वहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन थे आपके, राइट। ये बात आपको याद रखना है, वो स्टैटिक थे। और जो 9वां नंबर पेपर है ये आपका पूरा करंट अफेयर्स पर आधारित रहेगा, राइट। देखो जो भी मैं पेपर लेके आता हूँ उसके जो टेस्ट रहेगा उसके अगला जो पेपर रहेगा वो आपका करंट अफेयर्स पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट की वो चीज़ें रहेंगी वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी, साथ में स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। कम से कम 200 क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे कवर होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे जो टेस्ट नंबर 9 है इसमें क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे देखो जितनी यहाँ पर सब चीज़ें दे रखी हैं, सिलेबस से टॉपिक जो यहाँ पर समझ सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या सोर्सेस इसको लेके, जैसे योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन है, डाउन टू अर्थ है, लाइव मिनट, पीआईबी है ना, करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर की, इनके साथ यहाँ पर कवर की गई है, राइट। तो अगस्त सितंबर का कुछ भी यहाँ से आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से कवर करते हैं। मार्केट में भी आपको मिलेगा, मार्केट से अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मार्केट में भी अवेलेबल है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसको लेकर के देखते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN जो है उसके तहत वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाला पहला ऐसा यहाँ पर रिजर्व होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु के पाल खाड़ी में स्थापित यह रिजर्व भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। इसे हाल ही में IUCN ने ग्रीन लिस्ट के तहत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, जो इसको प्रभावी संरक्षण के प्रयासों को प्रमाणित करेगा। ठीक है, सेकेंड, ये रिसर्च पाक की खाड़ी जो होती है उसके क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसका पारिस्थितिक महत्व समुद्री घास के मैदान की इसकी उपस्थिति के कारण होगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पाक की खाड़ी इन घासों के मैदानों के संबंध है, इसलिए यहाँ पर ये डुगोंग संरक्षण के लिए एक आदर्श और महत्वपूर्ण आवास मानते हैं इसको। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डुगोंग को विलुप्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डुगोंग को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत, ठीक है, उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हालांकि इसे IUCN लिस्ट जो रेड लिस्ट है उसमें असुरक्षित या वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ना कि विलुप्त प्रजाति में। ठीक है, विलुप्त क्या होता है, एक्सटेंड जो होता है प्रजाति वो, लेकिन यहाँ पर जो वल्नरेबल है इसको बोलते हैं सुभेद, तो सुभेद रूप में इसको रखा गया। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, 2 बातें इसकी सही है, बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्पीति घाटी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विचार करना है। भारत के पहले शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व स्पीति घाटी के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं, इसी यूनेस्को के मानव और जैवमंडल जो कार्यक्रम है MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत भारत के नवीकरणीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में एक शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है, शीत रिजर्व, शीत यहाँ पर जो मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये भारत के शुरुआती रिजर्व में से एक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था, यह मान्यता दी गई थी। नवीनतम भारतीय रिजर्व 2020 में माना जाता था, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड, इस रिजर्व के तीन प्रमुख जीव जंतु में तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, हिम तेंदुआ, हिमालय हिम मुर्गा शामिल है। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं जिस ठंडे और शुष्क वातावरण में अनुकूल होते हैं लोग। ठीक है, ये बात सही है। तीसरा, इसका कोर क्षेत्र जो होता है जो हिमालय क्षेत्र, और यहाँ पर इसके किन्नौर और लाहौल स्पीति कुछ जिले यहाँ पर कवर करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार मुख्यतः लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में, लेकिन इसका विस्तार कोर जोन सबसे सुरक्षित भाग मुख्य रूप से पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें केंद्रित है, जो लाहौल स्पीति से जिले लाहौल स्पीति और यहाँ पर कुछ जिले को उसको कवर करता है। ये बात गलत होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है, तीसरा भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2, बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, इसे आपदा और यहाँ पर जो प्रबंधन है उसको क्वेश्चन है, आपदा प्रतिक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर को लेकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, सबसे जो उपयुक्त कथन यहाँ से होगा ये हो जाएगा कि जो पहला है, ड्रोन के उपग्रह संचार का उपयोग केवल राहत सामग्री के लिए वितरित करने के लिए सीमित होना चाहिए, भविष्यवाणी में के लिए नहीं, है ना, तो ये बात गलत होगा। NDMA का मुख्य जो ध्यान है आपदा के बाद पुनर्निर्माण पर होना चाहिए, ना कि तैयारी पर। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो समान प्रतिक्रिया है आपदा सहित यहाँ पर ये सब पेड़ यहाँ पर कर सकते हैं निर्माण के लिए, राइट। GIS आधारित योजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डॉपलर रडार का उपयोग से न केवल प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है, बल्कि यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं को भी भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ती है। सी बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, राइट, ये बात याद रखना है, ये बात करेक्ट है। चौथा, आपदा चेतावनी प्रणाली में केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि
जो नागरिक समाज है उसमें कोई भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि आपदा चेतावनी में प्रणालियों में नागरिक समाज के स्थानीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी, ताकि क्या है, जो प्रभावी संचार है वो और प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। तो ये भी गलत है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी सही पूछा था तो ये यहाँ से इसका सही बात बता रहा है। क्वेश्चन 4 है, कार्बन क्रेडिट योजना, ट्रेडिंग योजना के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये योजना केवल उन उद्योगों पर लागू होगी जो प्रति वर्ष 50,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। पहली बात क्या होगी, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है इसकी, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये बात बोल रहे सही है। सेकेंड बात है CCTS, मतलब यहाँ पर जो कार्बन की जो क्रेडिट योजना है, ये लक्ष्य 2030 तक 467 बिलियन डॉलर के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्सर्जन न्यूनीकरण सुनिश्चित करेगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये निवेश का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का प्राप्त करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है, न कि 2030 तक। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्व के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय ढांचा प्रदान करेगा। ये बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार के दायित्व के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर एक बहुपक्षीय ढांचा प्रदान करेगा, जिसकी अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी। तो ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा वाली बात गलत थी। तो चौथे का आंसर 1 और 3 मतलब बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ से देखो तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस हो गया है, ये तीसरा मान सकते हो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी बाकी मैं PDF में एडिट करूँगा तो यहाँ से 3 लिख दूंगा, यहाँ से मिस्टेक हो गया लिखना, राइट। तो 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर है MSC ELSA 3। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। MSC ELSA 3 डूबने की पारिस्थितिक प्रभाव को लेकर के विचार करना है कि यहाँ पर जहाँ डूबने के परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण में पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर के कौन सा सबसे कम होने की संभावना है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या बोला है। ठीक है, प्रभाव में सबसे कम होने की संभावना में से कौन सी होगी। आंसर हो जाएगा, देखो, एक तो डूबने की जगह प्रवाल भित्तियों का रातों रात विरंजन होना, राइट। ये बात इसी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज के डूबने से भारी धातुओं में हाइड्रोकार्बन का रिसा होना एक यहाँ पर समान और संभावित प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है, समुद्री जल की जो गुणवत्ता उसमें गिरावट आती है, और ये प्रदूषण प्लवकों और जो बैथोस है उसके जैसे जो निचली खाद्य श्रृंखलाएं जीवों हैं वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मानसून जैसी समुद्री धाराएं प्रदूषकों को बड़े बड़े क्षेत्रों में फैला सकती हैं, जिससे क्या है, मत्स्य और यहाँ पर जलीय जीवन प्रभावित होगा। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो हालांकि जो प्रवाल विरंजन है इसमें आमतौर पर पानी के तापमान में वृद्धि होती है और अत्यधिक प्रकाश या कुछ बीमारियों के कारण हो सकता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, न कि जहाज डूबने के परिणामस्वरूप रातों रात होने वाला एक प्रभाव, इसलिए सबसे कम होने की संभावना होगी। ठीक है, सबसे कम होने से पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6, तमिलनाडु मैंग्रोव संरक्षण। देखते हैं इसको। तमिलनाडु तटीय मैंग्रोव जो पुनर्स्थापना मिशन है उसके बारे में विचार करना है, मिशन SOAR के बारे में। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है जिसका उद्देश्य मैंग्रोव वनीकरण और पुनर्स्थापन का है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। पहली बात क्या है, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, गलत नहीं, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु के तटीय पुनर्स्थापन मिशन TSOAR विश्व बैंक द्वारा क्रियान्वयन किया गया और यह परियोजना जिसका मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव वनीकरण को पुनर्स्थापन करना। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका लक्ष्य केवल समुद्री घास के मैदानों को पुनर्स्थापित करना और समुद्री कछुओं, डुगोंग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो साथ में समुद्री घास के साथ साथ यहाँ पर जो समुद्री कछुआ हैं, डुगोंग जैसी जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ, इनको भी यहाँ पर शामिल करना होगा। ठीक है, तो ये बात गलत होगा। ये परियोजना तमिलनाडु के रामनाथपुरम और तंजावुर जिलों में तक ही सीमित है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना तमिलनाडु के केवल रामनाथपुरम और तंजावुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के 14 तटीय जिलों में लागू की जा रही है। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा गया कौन सा गलत है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां नंबर है ई कचरा के संबंध में विचार करना। देखते हैं, ई कचरा प्रबंधन वर्तमान चुनौतियों के संबंध में विचार करना है। भारत में ई कचरा उत्पन्न करने वाले देशों में औपचारिक क्षेत्र का योगदान अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक है। पहली बात गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भारत में ई कचरा प्रबंधन जो चुनौती है उसको लेकर के अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कबाड़ी हो गए, है ना, रिसाइकल्स हो गए, इनका योगदान औपचारिक क्षेत्र से काफ़ी अधिक है, याद रखना है। और अधिकांश ई कचरा अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से ही पुनर्चक्रित किया जाता है। पहली बात गलत है। अप्रभावी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR
तंत्र ई कचरे पुनर्चक्रण को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक होगा। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अप्रभावी विस्तारित जो उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, ये तंत्र ई कचरे को पुनर्चक्र करने में बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक है। ठीक है, नियमों के बावजूद कई निर्माता अपने ईपीआर लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, औपचारिक पुनर्चक्रण बाधित होता है। ये बात सही है। सरकार द्वारा शुरू की गई नई पुनर्चक्रण योजना का लक्ष्य केवल सोना, तांबा, एल्युमिनियम जैसे मूल्यवान धातु तक को वसूली करना होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इसमें कुछ धातु तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य होगा कि जो विभिन्न सामग्री जैसे प्लास्टिक, कांच, अन्य जो धातु होती है ना, उन श्रेणी को यहाँ पर शामिल करना, ना कि ये 3 को सिर्फ। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। 7वें का आंसर क्या होगा, बी केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन 8वां है, संशोधित ईंधन दक्षता मानदंड के बारे में विचार करना है। कैफे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा संशोधित कारपोरेट औसत जो ईंधन व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, कैफे मानदंड के संबंध में विचार करते हैं। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ईंधन अर्थव्यवस्था को लेकर औसत को। ठीक है, इन दोनों के बारे में विचार करना, देखते हैं चारों बातों को लेकर के। पहली बात है, संशोधित मानदंड ने पहली बार छोटी कारों को वजन, इंजन क्षमता और लंबाई के आधार पर छूट दी है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये बात क्या है, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो कैफे जो मानदंड है ये सभी यात्री वाहन पर लागू होगा और आमतौर पर वजन या लंबाई के आधार पर छोटी कारों को विशिष्ट रूप से छूट नहीं देते हैं, बल्कि पूरे बड़े औसत पर इसको लक्षित करेंगे। कोई छूट यहाँ पर इसमें नहीं है। इथेनॉल मिश्रण E20 630 630 और पेट्रोल वाहनों के लिए ईंधन दक्षता में 8% की छूट, जबकि मजबूत हाइब्रिड वाहनों के लिए 22.3% की छूट प्रदान की गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, ये जो कथन जो दे रहा है बात, डेटा एकदम डेटा करेक्ट है, नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तीसरा, फ्लेक्स फ्यूल और मजबूत हाइब्रिड वाहन के लिए ये प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि वे मानक पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन करते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानक पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों की तुलना में उत्सर्जन कम करते हैं और वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करते हैं ये। तो 2 और 3 बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। 8वें का आंसर क्या होगा, 8वें का आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो 2 और 3 बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, जलवायु परिवर्तन अनुकूल और शहरी लचीलापन उसको लेकर के, क्योंकि भारत में शहरी जलवायु परिवर्तन अनुकूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से अनुकूल अंतराल गैप को दर्शाता है, एडॉप्शन गैप को दर्शाता है। ठीक है, पहला, शहरों में केवल बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसे जो पारंपरिक खतरे हैं उसको ध्यान में रखना, केंद्रित करना और अन्य खतरों को अनदेखा करना, ये बात गलत है, क्योंकि इसको अनदेखा नहीं करना है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक पर अत्यधिक निर्भरता करना। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी गलत है। ठीक है, तीसरा, अनुमानित आवश्यकता और वास्तव में उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का बीच बड़ा अंतर होना चाहिए, ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूलन अंतराल जो होता है, एडॉप्शन गैप होता है, इसका तात्पर्य होता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक अनुकूलन उपाय और वास्तव में लागू किए गए जो वित्त पोषण है उसके बीच अंतर से होगा। ये अक्सर अनुमानित वित्तीय आवश्यकता और वास्तव में उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बीच एक बड़े अंतर को रूप में प्रकट करता है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन 10वां, जलवायु जोखिम और शहर उसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। जलवायु प्रेरित प्रवास जो होता है इसको विश्व बैंक द्वारा अनुमानित एक प्रमुख चुनौती माना गया, जिससे 2050 तक 216 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो सकते हैं। पहली बात, 10वीं का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, बात एकदम सही है। सेकंड बात है, डेटा आपको देखो, जो डेटा दे रहा है डेटा आपको जरूर नोट करके रखना है। ठीक है, डेटा से ही आपको क्वेश्चन घुमाएगा। जलवायु जोखिम से निपटने के लिए शहरों को अलग अलग आपदाओं के बजाय मिश्रित खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, शहरों को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए वित्त पोषण केवल सरकारी बजट से ही आना चाहिए, ना कि निजी निवेश से। ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए वित्त पोषण, निजी निवेश सहित यहाँ पर विभिन्न जो सरकारी विभिन्न स्रोत हैं, सरकारी हो सकती है या प्राइवेट हो, कुछ भी हो, वहाँ से ले सकते हैं, राइट, निवेश कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है। 10वें का आंसर जो होगा आपका 10वें का हो जाएगा कौन सा, अच्छा कौन सा पूछा है, गलत है। सही हमारा कौन सा 1 2 सही है, गलत कौन सा 3 है, तो गलत आंसर हो जाएगा 10वें का केवल 3, बी बात गलत है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, देखते हैं इसको। क्वेश्चन 11 है सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में, जो बाघों में स्थानांतरण किया गया था उसको लेकर के क्वेश्चन है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और इससे पश्चिमी घाट के आवासों से जोड़ता हुआ एक महत्वपूर्ण गलियारा माना जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए तडोबा और पेंच अभ्यारण्यों के बीच बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ऐसे कि किसी भी स्थानांतरण से पहले मेजबान रिजर्व की तैयारियों का मूल्यांकन भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए, यह किया जाना अनिवार्य होगा। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर फॉलो करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तीनों करेक्ट है। आंसर 11वें का क्या होगा, 11वें का जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सभी सही है, सी। क्वेश्चन 12, ग्रेट निकोबार परियोजना और स्वदेशी समुदाय जो है उसको लेकर के इनके प्रभाव के संबंध में विचार करना है। ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, राइट, मजबूत करना होगा। और यहाँ पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट होते हैं वो सब भी शामिल किए जाएंगे और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सेकेंड बात है सोम्पेन जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। ठीक है, इस परियोजना से सीधे प्रभावित हो सकती है क्योंकि उसमें आवास क्षेत्र का एक हिस्सा गैर अनुसूचित किया जा रहा है। राइट, सेकेंड बात क्या होगी, पहली बात तो सही थी। सेकेंड बात इसकी यहां से क्या होगी, देखो सेकेंड बात जो यहां से ये भी करेक्ट है। राइट, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा है वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 वन प्रबंधन जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था जिसका उल्लंघन परिजनों के कार्यान्वयन में चिंता का विषय रहा है। तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सभी तीन सही है। ठीक है, डी वहाँ से आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो FRA दे रखा 2006, यहाँ से घुमा के आपको दूसरा अधिनियम दे सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 दे देगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इस वजह से जो डेटा दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो डेटा आप नोट करते चलो। राइट, तो आंसर इसका डी तो नहीं दे रखा है, क्या होगा आंसर इसका, 12वें का 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 3 करेक्ट है। तो डी यहाँ से आंसर होना चाहिए 12वें का, 12 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, इसको डी आप लिख सकते हो, बाकी मैं जो फिर से PDF रहेगा प्रिंट इसका उसमें मैं डी करवा दूंगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आपको इससे डी सी ए बी से मतलब नहीं है, आपको ये बात कथन है ना उससे मतलब है कि कथन आपको समझ आ रहा है नहीं यार, कथन में क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चलो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकता है। राइट, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं इसको डी रहेगा वो कवर कर दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है करोनोसर्जन और हीट वेव के संबंध में विचार करना है। जलवायु परिवर्तन और व्यापक हीट वेव की जो घटना है एक हालिया अध्ययन के निष्कर्ष के हिसाब से देखना है। अध्ययन के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि जो होती है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2000 से दशक की तुलना में 2010 के दशक में हीट वेव की संभावना कम से कम 20 गुना अधिक हो गई थी। पहली बात क्या है, 13 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों, बहुत लोग सही मारेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अध्ययन के अनुसार यहाँ पर वैश्विक तापमान में हीट वेव संभावना 2010 के दशक में जो 2010 है और 2000 से 10 के दशक में ये लगभग 5 गुना अधिक हो गई थी, ना कि 20 गुना। ये बात गलत है। प्रमुख जीवाश्म ईंधन कंपनी द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को दुनिया भर में हुई अत्यधिक भीषण हीट वेव की एक महत्वपूर्ण संख्या में सीधे जोड़ा गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जलवायु क्षति के लिए उनकी जवाबदेही तय होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे मामले में जीवाश्म ईंधन कंपनी और जलवायु संबंधी नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए अधिकार रखता है जिससे क्षतिपूर्ति दावे के लिए किए जा सकते होंगे। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, तो 13 का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है रेड आई यहाँ पर प्लांट और यहाँ पर नई घाव भरने वाली तकनीकी जो है उसको लेकर के यहाँ पर जुड़े कुछ कथनों से विचार करना है। देखते हैं इसमें रेड आई प्लांट का उपयोग करके यहाँ पर एक बहुस्तरीय और यहाँ पर बहुकोशिकीय घाव भरने वाला एक पैंच विकसित किया गया है। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड है इस तकनीक का उपयोग किया जाने वाला प्रमुख सक्रिय यौगिक एंटीऑक्सीडेंट जिसमें उच्च जीवाणुरोधी और विरोधी भड़काऊ गुण होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, 14 का सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या होगा, गलत होता है क्योंकि यहाँ पर इस तकनीक का उपयोग किया जाने वाला प्रमुख सक्रिय यौगिक समान एंटीऑक्सीडेंट
नहीं बल्कि यहाँ पर एक विशिष्ट प्राकृतिक यौगिक, ठीक है, एक्सीटोसियोसाइड्स जो होता है ये एक यौगिक होता है जो घाव भरने और जीवाणु रोधी को लेकर के जो अत्यधिक प्रभावी पाया जाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा इसमें, गलत हो जाएगा। ये तकनीकी का मूल्यांकन ISO 10993-23E के अनुरूप किया गया जो चिकित्सा उपकरणों के जैविक मूल्यांकन के लिए एक मानक होगा। तीसरी बात सही है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो 14 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन 15, कावेरी और पेरियार नदी के जल जो प्रदूषण है उसको लेकर विचार करना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB द्वारा कावेरी और यहाँ पर पेरियार नदी को लेकर जल गुणवत्ता की निगरानी को लेकर देखते हैं इसमें मन्नकडाउ और बद्रपुरम जैसे निगरानी केंद्र पर पाया गया उच्च कुल कॉलीफॉर्म टोटल कॉलीफॉर्म स्तर जो होता है महत्वपूर्ण अपशिष्ट जल प्रदूषण को इंगित करता है। पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। सेकेंड है CPCB द्वारा निर्धारित अधिकतम स्वीकार सीमा घरेलू उपभोग के लिए यहाँ पर 2500 MPN पर 100 ml है। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात भी इसकी ये गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो CPCB द्वारा 2500 MPN पर 100 ml की अधिकतम स्वीकार सीमा स्थान बाथिंग करने के लिए जैसे बाहरी उपयोग के लिए निर्धारित की गई है, ये पेयजल के लिए नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर ये सीमा बहुत सख्त है, ठीक है। तो पीने के लिए यहाँ पर पानी को लेकर नहीं है ये, ठीक है। आगे तीसरा, जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच CPCB की निगरानी में पाया गया कि कई स्थानों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच CPCB की निगरानी में पाया गया कि कई स्थानों पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD जो होता है ये इसका स्तर और अन्य मापदंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मानकों का अनुपालन कर रहे थे, जो स्थिति में सुधार का संकेत देता है। ये बात बोला कि नहीं कर रहे थे तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 15 का ओनली 1 करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यमुना नदी प्रदूषण के बारे में विचार करना है। देखते हैं CPCB की 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी के जो प्रदूषण है उसके संबंध में विचार करना है। BOD के स्तर में आधार पर रिपोर्ट के हिसाब से भारत की 37 नदियाँ को प्राथमिकता एक सबसे प्रदूषित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, बात एकदम सही बोला है। सेकेंड, दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण यमुना नदी में औद्योगिक कचरे का निर्वहन होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक कचरा नहीं बल्कि यहाँ पर घरेलू सीवेज और जो अनौपचारिक निर्वहन है, जैसा कि अधिकांश भारतीय महानगरीय नदियों में होता है। तीसरी बात, दिल्ली में यमुना नदी के असगरपुर गांव क्षेत्र में BOD का स्तर स्वीकृत स्तर से लगभग 3 गुना अधिक पाया गया है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना नदी है इसमें असगरपुर गांव क्षेत्र में BOD का स्तर लगभग 83 mg पर लीटर पाया गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्वीकृत स्तर कितना होना चाहिए? 27 mg पर लीटर होना चाहिए। ये स्तर लगभग 3 गुना है, ना कि 3 गुना से अधिक, ठीक है, 3 गुना से अधिक पाया गया। गलत है ये। क्या होगा आंसर? ओनली 1 करेक्ट है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक यहाँ से सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पराली जलाना और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लेकर के क्वेश्चन है। उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या और वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों के संबंध में विचार करना है। पराली जलाने की घटनाओं के लिए किसानों पर मुकदमा चलाने का विचार करना न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण हो सकता है। पहली बात 17 का करेक्ट है। सेकेंड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके कारण इसके प्रवर्तन प्रयासों को कोई देरी नहीं हुई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी इसकी यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यहाँ पर जो CAQM मतलब पराली जलाना और वायु गुणवत्ता जो प्रबंधन आयोग है, इसमें राजनीतिक दबाव के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है, जिसके कारण पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कुछ उपाय हैं उसको लागू करने में देरी होती है इसके कारण, ठीक है, तो ऐसी बात गलत हो जाएगी। तीसरा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्सर्जन को रोककर स्थिति को और बिगाड़ सकती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण को नियंत्रण जो प्रयासों के बावजूद भी प्रतिकूल मौसम जैसे ठंडी है ना और शांत हवा है उसको लेकर प्रदूषण जो है सतह के पास फंसा लेती है, जिससे क्या होता है उत्सर्जन की मात्रा स्थिर हो जाती है और जिससे वायु प्रदूषण और भी बढ़ जाता है ना, जिससे वायु की स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये बात सही है।
आंसर क्या होगा? एक तो पहला सही था और एक तीसरा सही है। दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18। देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी यहाँ पर करंट में न्यूज़ थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए। लाल किले प्रदूषण पर विचार करना है। लाल किले पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को लेकर के देखते हैं। लाल किले की पत्थर की संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने में PM 2.5 और NO2 जैसे गैसीय प्रदूषकों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 10 का गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो PM 2.5 एक कड़ी का पदार्थ है जो, और यहाँ पर एक तरल प्रदूषक नहीं है, याद रखना है। क्या है ये? क्या है? PM 2.5 एक कड़ी का पदार्थ है और ये एक गैसीय प्रदूषक नहीं होगा। पहली बात तो याद रखना है, ये बात गलत हो गई यहाँ से। और लाल किले को नुकसान पहुंचाने के लिए PM 2.5 और NO2 जैसे जो सदूषक है उसका संयोजन जिम्मेदार होगा, जिससे PM 2.5 की भूमिका कणिका के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये बात सही होती है अगर यहाँ पर ये ना क्या लिखता, गैसीय प्रदूषक नहीं लिखता कर, तो कणिकीय प्रदूषण का लिखता तो सही माना था ये बात। ये ठीक है, बाकी सब पॉइंट सही है। इसको यहाँ पर आप कट करके ये चीज़ करोगे, अगर कहाँ पर गलत है कहाँ सही है तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करके आप बना के लिखोगे तो ठीक है। सेकेंड है, वायु प्रदूषण ने प्लास्टर की दीवारों में दरकने और गुंबदों पर पपड़ी पड़ने जैसे जो विशिष्ट प्रभाव के माध्यम से किले को नुकसान पहुंचाया। सेकेंड बात सही है। तीसरा, वाहन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन जलाने और भारी धातुओं के जमाव के कारण कार्बन युक्त परतें किले की सतह पर बनी रही हैं। सेकेंड बात सही थी, तीसरी बात भी सही है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से 2 और 3 इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का। क्वेश्चन 19 नंबर है। इसमें बोले ईंधन दक्षता मानदंड और छोटे वाहन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, उसको लेकर के विचार करना है। मानदंड के यहाँ पर जो कुछ सीमा है उसको में लेकर के ये राहत के उन कारों को लागू होती जिन पर इनका इंजन क्षमता 1200 सीसी से कम होगा। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यह राहत केवल 1200 सीसी से कम इंजन पर क्षमता पर लागू नहीं होती है। यह वजन 900 किलोग्राम तक होगा और इसकी लंबाई 4000 mm तक होगी और विशिष्ट सीमाओं के साथ छोटे वर्ग की जो कार है उसको लेकर के नया वर्गीकरण प्रदान करेगी। तो ये बात गलत है, 1200 सीसी लेकर के कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। क्या बात की गई है कि यहाँ पर जो 900 किलोग्राम तक और उसकी लंबाई 4000 तक हो तो विशिष्ट सीमाओं के छोटे वर्ग को लेकर वर्गीकरण करेगी, ठीक है। ये बात होगी इसकी। ये राहत कोष घोषित कार्बन उत्सर्जन में 3 ग्राम पर किलोमीटर की कमी के रूप में दी गई है। सेकेंड बात सही है, ठीक है। जिससे क्या होगा, उन्हें उत्सर्जन और लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस छूट का मुख्य उद्देश्य छोटी कारों के लिए ईंधन क्षमता को प्रोत्साहन करना, भले उनके उत्सर्जन में कमी ना हो। राइट, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस छूट का मुख्य उद्देश्य होगा कि छोटी कारों के लिए ईंधन दक्षता को प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसका एक अंतर्निहित लक्ष्य है कि जो कार्बन समग्र उत्सर्जन है इसको कम करना और ना कि उत्सर्जन में कमी की चिंता करना। ये बात गलत है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही आंसर होगा इसका। ध्यान से एक स्टेटमेंट पढ़ना है कि क्या क्या बात इसकी की जा रही है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। वो चाहे कचरा हो, चाहे वेस्ट हो, है ना, या यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो या नॉइस पोल्यूशन, कुछ भी हो, इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पूरा मतलब जितना भी न्यूज़ आर्टिकल आया है अगस्त से सितंबर में, मोस्टली आप देखोगे तो पोल्यूशन से ही लेकर पूरा यहाँ पर भरा पड़ा था वो, ठीक है, न्यूज़ में। आगे देखते हैं, और ये अगस्त सितंबर की ही न्यूज़ यहाँ पे कवर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेट निकोबार परियोजना के संबंध में विचार करना। देखते हैं, ग्रेट निकोबार परियोजना पारिस्थितिक जोखिम के संदर्भ में कौन सा सबसे जोखिम अधिक प्रासंगिक होगा, इसके लिए देखते हैं। पहला है, परियोजना क्षेत्र का हिस्सा, जो एक हिस्सा होगा तटीय विनियमन क्षेत्र का उल्लंघन करता है, जो दुर्लभ समुद्री कछुओं और विशाल मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र होगा। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, परियोजनाओं के कारण CO2 उत्सर्जन में 15% की वृद्धि का अनुमान है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है, ठीक है, उसमें उत्सर्जन में 15% की वृद्धि का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय रिपोर्टों में 15% से अधिक जो अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है, ऐसे यहाँ पर मतलब कुछ रिपोर्ट में यहाँ पर लगाया गया था ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं था, ठीक है, सिर्फ अनुमान वहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी सेकेंड। तीसरा, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए संवेदनशील भूकंपी प्रवण क्षेत्र का चयन मानव सुरक्षा और परियोजना की जो बुनियादी स्थिरता है उसके लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21 है, ग्रीन हाइड्रोजन
और हरित इस्पात के बारे में विचार करना है। हरित इस्पात और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग जो है उसके संबंध में विचार करना है। भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की वर्तमान लागत जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी अधिक है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत में हरित इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय संघ का CABM जो है, कार्बन जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये भारतीय इस्पात जैसे उच्च उत्सर्जन वाले जो उत्पाद हैं उस पर कार्बन शुल्क लगाकर भारतीय जो निर्यातक हैं उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, ना कि उन्हें प्रोत्साहन करता है। तीसरा, हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रक्रिया इस्पात निर्माण में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए एक आवश्यक तकनीक है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तकनीक में इस्पात निर्माण में कोयले के उपयोग को खत्म करने की क्षमता रखती है, जिससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन शून्य के करीब हो जाता है और यह हरित इस्पात के लिए महत्वपूर्ण होता है। 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर 21 का क्या होगा, यहाँ से जो 21 इसका आंसर सही पूछा है तो बी। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से खारे पानी मगरमच्छ के संरक्षण जो मॉडल है उसको लेकर के संरक्षण के संबंध में विचार करना है। खारे पानी मगरमच्छ को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की तहत सूची 1 में उच्च संरक्षण का दर्जा प्रदान किया गया। पहली बात करेक्ट है। गैर करिश्माई प्रजातियों में यहाँ पे जो केंद्रित संरक्षण कार्यक्रम है, जैसे कि मगरमच्छ के लिए अधिक समावेशी संरक्षण दृष्टिकोण को दर्शाना, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, सही होगी, राइट, जो एक समावेशी दृष्टिकोण का काम करेगा। तीसरा, जलवायु परिवर्तन को बढ़ती लवणता जैसे खतरे आवासों को प्रभावित करने के लिए इसके कारण मगरमच्छ के जो संरक्षण होता है, ठीक है, उसका प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात जो होगी 22 का, ये भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा सभी 3 यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास परियोजना गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता पुनर्वास योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना भारत में अफ्रीकी चीता को स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में फिर से स्थापित करने का उद्देश्य से शुरू की गई है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना भारत में अफ्रीकी चीता को फिर से स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन ये एक प्रायोगिक परियोजना है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में लाए गए जो चीते हैं उसको भारतीय जो पर्यावरण सफलतापूर्वक पुनर्निर्वासित करना, ठीक है, एक प्रायोजित परियोजना होगी, राइट, याद रखना है। पहली बात गलत है, न कि एक पुनर्वास योजना है। सेकेंड बात, गांधी सागर अभ्यारण्य एक मिश्रित आवास है जिसमें घास के मैदान, सूक्ष्म पर्णपाती वन और नदी के किनारे सदाबहार वन क्षेत्र शामिल होते हैं। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी, इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय और समृद्ध चीता आबादी को पुनर्स्थापित करना तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिकार घनत्व को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात 23 का स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, जिससे क्या होगा, जो चीता जंगल में शिकार करने और उसकी जो प्रकृति है उसको बनाए रखने के लिए जीवित रह सके, है ना। तो यहाँ पर 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का यहाँ से आपका सही पूछा है तो 2 और 3 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, डुगोंग संरक्षण पे क्वेश्चन पहला था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन स्टेटमेंट दूसरे होंगे इसके। इसमें बोला डुगोंग संरक्षण जो समुद्री गाय है उसके संबंध में विचार करना है, ठीक है। डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जो मुख्य रूप से समुद्री घास के जो मैदान है उस पर निर्भर करते हैं और जो उनके पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण रेखांकित करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात हो जाएगी यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयोग CN की रेड लिस्ट में डुगोंग को विलुप्तप्राय या इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर डुगोंग को असुरक्षित वल्नरेबल में रखा गया है, या सुभेद बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा, देखो आपको वल्नरेबल की जगह सुभेद लिखा मिलेगा पेपर में, ठीक है, असुरक्षित भी लिखा मिल सकता है ना, याद रखना है। आगे, पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, जो इसकी प्रभावशीलता को दर्शाती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 सही था और तीसरा सही था, तो 1 और 3 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, ई कचरा पुनर्चक्रण के बारे में विचार करना है। भारत में ई कचरा प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक जो उत्तरदायित्व है APR उसके बारे में विचार करना है। ई कचरा पुनर्चक्रण में औपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व है, क्योंकि वे मूल्यवान धातु की वसूली के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात एकदम गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भारत में ई कचरा पुनर्चक्रण औपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व नहीं है। अधिकांश ई कचरा
संग्रह, प्रसंस्करण, अनौपचारिक जो क्षेत्र होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें अक्सर अकुशल और खतरनाक तरीके अपनाए जाते हैं। पहली बात गलत हो गई। ईपीआर ढांचा निर्माताओं को पुनर्चक्रण के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए, एकत्रित करने के लिए केंद्रित रूप में बात करता है। सेकेंड बात गलत यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ईपीआर है, विस्तारित उत्पादक जो उत्तरदायित्व है, ये ढांचा निर्माताओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल और अन्य विद्युत उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, इनको पुनर्चक्रण के लिए एकत्रित करने और पुनर्चक्रण के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात देखते हैं। सरकार की पुनर्चक्रण योजना का लक्ष्य तांबा, पैलेडियम, निकल, कोबाल्ट जैसी धातुओं सहित कई मूल्यवान तत्वों को वसूली करना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर धातुओं की वसूली करना जो यहाँ पर उसके लिए आवश्यक हो। तो सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, दोनों बातें ऊपर की गलत है। आंसर यहाँ से क्या होगा? गलत पूछा है, तो गलत पूछा है यहाँ से। ई कचरे के बारे में गलत पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 25 का। पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, है ना। गलत पूछा है तो यहाँ से एक और दो गलत होगा ना, बी। आंसर सामने लिखा है, थोड़ा सा बोलने में वो दिक्कत। देखो ये आपको लोग भी यही करना है, आप लोगों को आंसर ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा चीज़ है। जरूरत हम लोग फ्लो में चलते हैं, सही पूछ रहे हैं, सही चलते चलते गलत कर जाते हैं। ठीक है, गलत पूछ रहा है तो दो हमारे गलत थे ऊपर के, एक दो। मैं अब तीसरा देख रहा हूँ, मुझे लगा तीसरा गलत है, बल्कि तीसरा सही है ना। ध्यान से स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। E20 इथेनॉल मिश्रण और एससी का निर्णय, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ निर्णय दिए थे। देखते क्या है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने E20 नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए E20 को अनिवार्य रोल आउट का समर्थन किया है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहनों की दक्षता में 6% तक की कमी आ सकती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने से भारत में विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 26 का आंसर क्या होगा? सभी तीनों सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 27 है, शहरी ध्वनि प्रदूषण को लेकर देखते हैं। भारत में शहरी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित और निगरानी करने के संबंध में विचार करना है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में दिन के समय ध्वनि का स्तर अक्सर 50 dB की समय सीमा को पार कर जाता है, जिससे यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न होता है। पहली बात एकदम गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में दिन की समय अवधि को जो स्तर होता है अक्सर 65 dB से 70 dB की सीमा को पार कर जाता है, ना कि 50 से ये। तो ये बात गलत होगा। राष्ट्रीय परिवेश ध्वनि निगरानी नेटवर्क जो होता है, ये इसकी प्रभावशीलता अपर्याप्त डेटा और संग्रह और उपकरण जो होते हैं उसमें दोषपूर्ण सेंसर के कारण प्रभावित करता है। सेकेंड बात करेक्ट है, सही है। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो होता है ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है। तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में माना कि जो ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से वातावरण में रहने वाले अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है उसके तहत एक मौलिक अधिकार होगा, उसको यहाँ पर क्या है ये इस पर दायित्व डालेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सही है। 2 और 3 सही है। आंसर 27 का क्या होगा? 27 को जाएगा आपका आंसर 2 और 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 28 है, पर्यावरण लेखा नियम के बारे में विचार करना है। देखते हैं। पर्यावरण लेखा नियम 2025 के उद्देश्य का संबंध निम्नलिखित में से विचार करना है। इन नियम का उद्देश्य पर्यावरण निगरानी और लेखा परीक्षा में निजी एजेंसियों भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट सही है। ये नियम पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्रेडिट या ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने की गतिविधि से जैसे जो वनीकरण है और सतत जल प्रबंधन है उसके लिए ढांचा प्रदान करेगा। सेकेंड बात भी क्या होगी? सही है। तीसरा, इन नियम के तहत लक्ष्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और राज्य प्रदूषण बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसकी कार्य प्रणाली को मजबूत करेगा। सेकेंड बात भी क्या है? करेक्ट है। तीसरी बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें सही है। आंसर 28 का 1 2 3 डी करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा को लेकर के। वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य प्रभाव पर शिकागो विश्वविद्यालय इपिक अध्ययन के अनुसार निष्कर्षों में से विचार करना है। अध्ययन के अनुसार यदि भारत में PM 2.5 स्तर को WHO के मानक 5 mg पर लीटर तक कम कर दें तो दिल्ली में लोगों के जीवन प्रत्याशा का स्तर 8 साल बढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बोला कि इसको कम कर दें तो बिल्कुल बढ़ेगा। अगर ये भी इससे ज़्यादा चल रहा है तो क्या है, करीब 4-5 साल एज यहाँ पर कम हो जाएगा अगर ज़रा टाइम लोग रहते हैं तो। ठीक है, तो पहली बात क्या है? एकदम करेक्ट है।
ठीक है। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का उद्देश्य 2026 तक गैर प्राप्ति वाले स्थानों में PM 2.5 के स्तर को 40% तक कम करना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड जैसे राज्यों में PM 2.5 अपेक्षाकृत अधिक कमी हुई है, जिससे इन राज्यों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 29 का सभी तीन सही है। 30 नंबर है, हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को लेकर के देखते हैं इसको। इसमें बोला है, पहला, भारत में हिमालय राज्यों की जो आपदा प्रबंधन है उसके संबंधित चुनौतियों को लेकर के विचार करना है। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाएं जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का मिश्रण का परिणाम होती है। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है NDA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज होती है, ने हिमालय में आपदा तैयारी के लिए GIS आधारित योजना और ड्रोन उपयोग को शामिल करने पर जोर दिया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसलों में ग्लेशियर को पिघलने के लेकर बढ़ते जोखिम के कारण हिमालय में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को चिंता व्यक्त की है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है। 30 का आंसर सभी स्टेटमेंट यहाँ से इसके सही है। सही पूछा है तो डी। 31 है, वैश्विक प्लास्टिक संधि, ग्लोबल प्लास्टिक जो ट्रीटी है उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि प्रदूषण में हाल ही यहाँ पर बढ़ता हुई थी, उसको लेकर के देखते हैं। भारत ने उन देशों के विरोधी समूह का हिस्सा था जिन्होंने सर्वसम्मति से प्लास्टिक उत्पादन चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान का समर्थन किया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत उन देशों के विरोधी था जो समूह का हिस्सा था जिन्होंने प्लास्टिक उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रावधानों का विरोध किया था। ठीक है, तो पहली बात क्या है? गलत हो जाएगी यहाँ से। बल्कि भारत ने पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की वकालत की थी, तो पहली बात इसका गलत होगा। सेकेंड बात है, प्रस्तावित संधि में चिंताजनक मामले जो रसायन है, केमिकल्स यहाँ पर कॉन्सर्न है, और प्लास्टिक उत्पादन के स्तर को स्थिर करने का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है। तीसरा, यूनिपी के अनुसार, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके अनुसार भारत में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का केवल 30% ही पुनर्चक्रित रिसाइकिल किया जा सकता है, जो औसत से कम है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, एकदम सही बात बोला है। आंसर 31 को हो जाएगा आपका। 2 और 3 सही है। तो पूछा क्या है देखते हैं। 31 का जो पूछा है सही पूछा है, तो 2 और 3 बी। 32, भारत में जलवायु वित्त वर्गीकरण को लेकर के विचार करना है। क्लाइमेट फाइनेंस जहाँ पर जो टेक्सोनॉमी है, वित्त मंत्रालय द्वारा मसौदा जलवायु वित्त वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। इस वर्गीकरण का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु संरक्षित निवेशों को बढ़ावा देना और ग्रीन वॉशिंग को रोकना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन प्रभाव को जलवायु निवेशकों की ओर यहाँ पर मोड़ना और ग्रीन वॉशिंग जैसे यहाँ पर जो दावे उसको पर्यावरण के अनुकूल ना हो उसको रोकना। पहली बात सही है। ये वर्गीकरण केवल जलवायु परिवर्तन समन पर ध्यान केंद्रित करना और अनुकूलन या परिवर्तनकारी गतिविधियों को शामिल नहीं करना होता है। सेकेंड बात गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर यह वर्गीकरण केवल मिटिगेशन पर यहाँ पर ध्यान या मिटिगेशन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना, बल्कि यहाँ पर इसमें एडॉप्शन परियोजना जो होती है उसके साथ ही कार्बन गहन उद्योगों के लिए गतिविधियों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करना। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। एक एक बात ध्यान से सुनना है और लिखना है पॉइंट को। ठीक है, तो पहली बात क्या है? सही है। दूसरी बात गलत है। तीसरी बात है, प्रेरित एक प्रस्तावित समीक्षा तंत्र के साथ एक जीवन ढांचे जो लिविंग डॉक्यूमेंट से उसके रूप में डिजाइन किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्गीकरण के समय के साथ विकसित के लिए एक जीवंत ढांचे जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स है उसके रूप में डिजाइन किया गया, जिससे पेरिस समझौते के 6.4 तंत्र से प्रेरित एक यहाँ पर समीक्षा तंत्र की द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर तीसरा सही है और एक पहला सही था, तो आंसर 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 है, कार्बन मूल्य निर्धारण और कार्बन सीमा संयोजन तंत्र के बारे में विचार करना है। वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण और भारत में व्यापार संबंधों को लेकर विचार करते हैं। भारत ब्रिटेन व्यापार मुक्त समझौता FTA में यूके के CBM फुल फॉर्म ऊपर दे रखा, देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसका सामना करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। पहली बात सही है। सेकेंड है, यूरोपीय संघ का CBM भारतीय निर्यातकों पर कार्बन मूल्य लागू करता है, जबकि भारत यूके के बीच ऐसे तंत्र का कोई प्रावधान नहीं करता है। सेकेंड बात गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर देखो यूरोपीय संघ का CBM जो है भारतीय निर्यातकों पर
कार्बन शुल्क लगाता है, ठीक है, लागू करता है, विशेषकर इस्पात और एल्यूमिनियम पर। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना है, ठीक है, जिससे उनकी क्या प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है। और भारत यूके के संबंधों में यह भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात सही है, पहले सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी यहाँ पर फंड होता है, इसको लेकर के वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य तट ICPF का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक विभिन्न जो देशों का न्यूनतम प्रभावी कार्बन मूल्य स्थापित करना शामिल हो पाएगा, ठीक है। तो तीसरी बात करेक्ट है और पहली बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से 33 का क्या होगा, 1 और 3 बात सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, डुगोंग की विशेषताएं। डुगोंग का एक क्वेश्चन आ चुका, दूसरा में कुछ पॉइंट थे जो कुछ यहाँ पे बचे होंगे पॉइंट, वो तीसरे में आ गए, ठीक है। देखते हैं इसको। डुगोंग के महत्व, संरक्षण, स्थिति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला यहाँ पर है, डुगोंग एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी और वे पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर करते हैं, जिसे समुद्र का किसान, फार्मर्स ऑफ सी भी कहा जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है ना। हाँ, 34 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही है। सेकंड, संरक्षण के लिए उनकी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की सूची में सूचीबद्ध किया गया। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि यहाँ पर ये IUCN के रेड लिस्ट में यहाँ पर असुरक्षित वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया और भारत में उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत बताया गया। तीसरा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षण प्राप्त थे, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से बी, ठीक है। एक स्टेटमेंट इसका रिपीट हुआ है, राइट, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी थ्रू इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी यहाँ पर जो लेवल है उसमें बनाए गए हैं, ठीक है। जितना भी यहाँ पर द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, डाउन टू अर्थ है, PIB है, ये सब चीज़ कहाँ से समरी लाओगे इनका, ठीक है। इस वजह से क्या पूरा समरी को निकाल करके इनसे क्वेश्चन बनाएगा, जो क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में बनने की उम्मीद है इन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ को एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से कवर की जा रही है, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ग्रेट निकोबार परियोजना पर्यावरण और जनजातीय प्रभाव को लेकर के विचार करना है। यह परियोजना सौंपेन और निकोबारी जैसे स्थानीय जनजातीय समूह के साथ साथ क्षेत्र की जो जैव विविधता है उसको भी प्रभावित नहीं करती है। पहली बात, 35 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना सौंपेन और जो निकोबारी जनजाति है इसके आवासों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और इसके कारण बड़े पैमाने पर जैविक विविधता नुकसान होने का अनुमान होता है। पहली बात गलत हो जाएगा, बोला प्रभावित नहीं करती, तो बात गलत हो गई। सेकेंड बात, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 के तहत इसे भूमि का डाइवर्सन शामिल है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि IUCN जो यहाँ पर सेकेंड बात इसकी, अच्छा सेकेंड बात यहाँ पर सही होगी, सेकेंड गलत नहीं है, सेकेंड सही है, क्योंकि यहाँ पर जो परियोजना के लिए यहाँ पर 15,000 से अधिक लागत पर 700 से अधिक जो वन भूमि के जो डाइवर्सन है वन संरक्षण अधिनियम FCA उसको 1980 के तहत मंजूरी दी गई थी। ये बात सही है, ठीक है। मुझे लगा FRA लिखा हुआ है, FCA लिखा हुआ है, करेक्ट है, बट ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी तक आपने और भी पढ़े होंगे FCA क्या है, यहाँ पर जो वन संरक्षण अधिनियम है ना FCA, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको FCA, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो इंग्लिश की भी लैंग्वेज आप पढ़ते चलो कि क्या यहाँ पर दे रहा है, राइट। तीसरा, परियोजना क्षेत्र का एक हिस्सा तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ का उल्लंघन करता है जो समुद्री कछुओं और यहाँ पर प्रबल बिंदु के लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, आंसर 2 और 3 करेक्ट है, 35 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 36 नंबर है, तटीय पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन जो तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन जो मिशन है उसके बारे में विचार करना है, TNSOR। ये मिशन मैंग्रोव वनीकरण और तटीय लचीलेपन को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसे 1000 इसको हटाते हैं, जिसे 1000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 36 का जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, मिशन का उद्देश्य केवल मैंग्रोव और पुनर्स्थापित करना, मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करना जिससे समुद्री कछुओं और डुगोंग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को आवासों को बहाल करना शामिल नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि इनको भी शामिल किया गया, ठीक है। तीसरा, TNSOR तटीय परिस्थिति तंत्र में पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करना होता है। तीसरी बात यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, सही पूछा है तो 36 का 1 और 3 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उन्नत घाव भरने वाले पैच एक्सीटोसियोसाइड्स
रेड आई प्लांट्स जुड़े घाव को लेकर वाले जो पेच वैज्ञानिक है अनुप्रयोगों को लेकर विचार करना है। इसमें देखते हैं, ये पेच में एक बहुस्तरीय बहुकोश की संरचना है जिसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए एक विशेष परत शामिल होती है। पहली बात 37 का करेक्ट है। सेकेंड है, इस तकनीक का उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य सक्रिय यौगिक एक्सीटोसियोसाइट्स है जो एक प्राकृतिक यौगिक है। सेकेंड बात ये भी सही है, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट और यहाँ पर इस गतिविधि जिम्मेदार के लिए देखा जाता है। सेकेंड बात भी सही। तीसरा है, इस शोध में 0.2% की कम सांद्रता में भी औषधि गतिविधि दिखाई देती है जो उसकी उच्च जो प्रभावकारिता होती है उसको दर्शाता है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही कितने हैं? तो सभी 3 सी। क्वेश्चन 38 है। 38 बोला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और पराली जलाना इसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। CAQM की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों और वायु प्रदूषण प्रबंधन के स्थानीय निकायों को अधीन लाना था। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसलिए गलत है क्योंकि जो इसकी स्थापना है CAQM की, इसकी प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली NCR के और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक निकाय बनाना था, एकल वैज्ञानिक निकाय बनाना था जो केंद्रीय नियंत्रण के अधीन है, ना कि स्थानीय निकायों के अधीन होगा। सेकेंड बात, CAQM को राजनीतिक हस्तक्षेप में मुक्त होकर कार्य करने में स्वतंत्रता प्राप्त है जिसे इसके प्रवर्तन उपायों में त्वरित परिणाम मिले हैं। सेकेंड बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट में उल्लेख है कि यहाँ पर इसको राजनीतिक और आर्थिक हितों के कारण स्वतंत्र रूप से काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसके कारण इसे कड़े फैसले लागू करने में देरी होती है। गलत हो गया। तीसरा, पराली जलाने में उत्सर्जन को रोकने के बावजूद प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्सर्जन को रोककर वायु प्रदूषण की स्थिति को खराब कर सकती है। तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर केवल 3 सही है। तो यहाँ पर पूछा गलत कौन सा है? 1 और 2 गलत है ना। देखते हैं फिर से 38 का आपका यहाँ से जो गलत था, एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत था और एक दूसरा गलत था, तीसरा सही है ना। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो 1 और 2 होना चाहिए यहाँ पर सी नंबर में। चलो मैं लिख लेता हूँ, मिस्टेक हो रहा है जो, इसको मैं एडिट करके सही करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी में हो जाएगा 1 और 2, राइट। 38 में 39 नंबर है, उच्च समुद्र संधि जो है उसके लेकर के विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महासागर जल के लिए नए कानून ढांचे संबंध में विचार करना है। BBNJ बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पर नेशनल ज्यूरिडिक्शन है ना, बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, उसको लेकर के समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता का सतत उपयोग को संरक्षण को बढ़ावा देना। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसको अक्सर समझौते को लेकर यहाँ पर संधि बताया जाता है, ठीक है। पहली बात सही हो जाएगी। सेकेंड बात, इस संधि में वैश्विक साझाधिकार ग्लोबल कॉमन हेरिटेज के रूप में उच्च समुद्र के 64% हिस्से को विनियमित करने का प्रावधान शामिल है। सेकेंड बात भी सही है, ठीक है। तीसरा, भारत ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसे अनुसमर्थन या रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया लेकिन अभी यहाँ पर इसका अनुसमर्थन या रेक्टिफिकेशन नहीं किया है और किसी संधि के प्रभावी होने के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, वन अधिकार अधिनियम FRA, ठीक है, फॉरेस्ट राइट जो यहाँ पर एक्ट होता है उसको लेकर के देखते हैं। FRA का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अनपारंपरिक वन निवासियों के लिए वन भूमि को और वन संसाधनों को उपयोग पर अधिकार प्रदान करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, रिपोर्ट में सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में FRA टाइटल रिकॉर्ड को राष्ट्रीय वन्यजीव डेटा शामिल करना चाहिए था। सेकेंड बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में FRA के तहत जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार इनको राष्ट्रीय स्तर के रूप में वन जीव डेटा जो बेस होता है उसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि संरक्षण और प्रबंधन में तालमेल हो सके। सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से, ये भी करेक्ट है। तीसरा है FRA की धारा 3A के जो के है उसमें जनजातीय समुदाय को जैविक विविधता समुदाय में बौद्धिक संपदा पर जो अधिकार है उस पर प्रदान करने से संबंधित होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है। 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर हो जाएगा
1 2 3 डी सही पूछा है। तो 41 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की सलाहकार राय। देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस जो रिपोर्ट थी उसको लेकर देखते हैं। यह राय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है और पेरिस समझौते के तहत कानूनी दायित्वों की व्याख्या को स्पष्ट करती है। पहली बात 41 की करेक्ट है। सेकंड, यह राय विकसित देशों पर जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए विकासशील देशों के वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने में कानूनी दायित्व डालती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, ICJ की राय केवल कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु नीतियों पर बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ICJ है उसकी सलाहकारी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। हालांकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून पर महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक प्रभाव होता है, जिससे यह राष्ट्रीय जलवायु नीतियों के मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। 42, UNFCCC COP30 के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों को लेकर विचार करना है। देखते हैं इसको। UNFCCC के शुरुआती चरण में जलवायु शमन मिटिगेशन की प्राथमिक जिम्मेदारियों को विकसित देशों में डाली गई थी। पहली बात 42 का स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यूनिप सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना संभव होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 2024 का जो रिपोर्ट था उसके निष्कर्ष है कि यहाँ पर वर्तमान प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना संभव नहीं है। वर्तमान पथ पर वृद्धि को यह उससे अधिक तक ले जा सकता है, ठीक है। तीसरा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, WMO का अनुमान है कि 2024 से 28 तक वैश्विक तापमान वृद्धि औद्योगिक ताप ये क्रांति के पूर्व स्तर से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगी। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष 2028 तक वैश्विक तापमान जो होगा ये 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगी, अधिक रहने का अनुमान नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है और दूसरा भी गलत था, पहली बात यहाँ से सही थी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 43 नंबर है, स्पीति घाटी को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त के तहत यहाँ पर विचार करना है। स्पीति घाटी भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। पहली बात क्या होगी? 43 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से ये क्या होगा? ये यहाँ से इसका 43 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर स्पीति घाटी एक शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर एक भारत का पहला ऐसा रिजर्व नहीं है, ठीक है। पन्ना भारत का पहला था जिससे बार यूनेस्को से मिल चुका था। ये बायोस्फीयर रिजर्व अपने 3 क्षेत्रों कोर वफर और संक्रमण ट्रांस हिमालयी जैव भौगोलिक प्रांत के हिस्सा को शामिल करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सही है। तीसरा, इस क्षेत्र में हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और एशियाई आइबेक्स जैसी लुप्त प्रजातियां भी शामिल हैं, जो इसकी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण दर्शाती हैं। तीसरी बात भी सही है, ठीक है। इस टाइप का स्टेटमेंट मैंने ऊपर दिखाया था आपको, है ना। तो 2 और 3 बातें सही है, तो आंसर क्या होगा? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 2 और 3 करेक्ट है ना। तो 2 बातें इसकी सही है। कितने सही है? तो 2 बातें यहाँ से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 44, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। भारत में कार्बन ट्रेडिंग स्कीम जो है उसके संबंध में विचार करना है। ये एक घरेलू कार्बन बाजार और उत्सर्जन व्यापार योजना है जो विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से क्या करती है? पूरी तरीके से शून्य करने के लिए डिजाइन की गई है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हो जाएगी जो यहाँ से स्टेटमेंट गलत है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य उत्सर्जन को शून्य करना नहीं बल्कि लक्ष्य आधारित जो कटौती माध्यम से उत्सर्जित को कम करना होगा, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात क्या है? ये योजना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पर शामिल और इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों को एकीकृत करेगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात है, CCTS के तहत कोयला, तेल और यहाँ पर गैस के सहित यहाँ पर जो प्रमुख उत्सर्जन गहन क्षेत्र है उसको लक्षित किया गया और ये स्वैच्छिक कार्बन बाजार को मजबूत करने में मदद करेगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य केंद्र एल्युमिनियम, सीमेंट, लौह इस्पात, ऊर्जा क्षेत्र होंगे और ये कोयला, तेल, गैस जैसे प्राथमिक ईंधन के उत्पादक तो सीधे तौर पर लक्षित नहीं किया गया, हालांकि उनके उपयोगकर्ता शामिल होंगे इसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 45, महासागरों में तेल प्रदूषण को पारिस्थितिक विभाव को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं इसमें जो MSC ELSA 3 उसको लेकर के।
डूबने से फैलने वाले ईंधन के कणों का समुद्री जल की गुणवत्ता, प्लवक और बेथोन्स जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात, 45 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पड़ेगा। समुद्री जीवन में जल और की गुणवत्ता का प्रदूषण का प्रभाव केवल सीमित रहता है, क्योंकि यहाँ पर यह घटना मानसून मौसम के बाद हुई है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानसून से यहाँ पर ठीक पहले हुई है। मानसून के दौरान चलने वाली जो तेज धाराएं, हवाएं कणों के पूरे दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेजी से फैलाने की क्षमता रखती हैं, जिससे यहाँ पर नुकसान सीमित नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा, केंद्र सरकार ने समुद्री संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री पर्यावरण संरक्षण उद्यम के तहत एक तत्काल जांच शुरू की है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने यहाँ पर एक जांच शुरू की है, न कि केंद्र सरकार द्वारा यह शुरू की गई है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण उद्यम द्वारा नहीं की गई है, ये बात गलत है। मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय किसकी बात कर रहा है। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से, बाकी दोनों बातें गलत हैं 45 की। आंसर क्या होगा? एक करेक्ट है, ए। 46 नंबर है, मैड्रिल और रंग की भूमिका। मैड्रिल प्राइमेट्स की विशेषताओं में सामाजिक व्यवहार के संबंध में विचार करना है। मैड्रिल को चमकीले रंग नीला, लाल उनके फर के कारण नहीं, बल्कि उनके त्वचा में जो प्रकाश प्रकीर्णन है उससे प्राप्त होता है, और खासकर उनके चेहरे पर पिछले हिस्से से। ठीक है, पहला क्या होगा? 46 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, नल मैड्रिल में अधिक रंग परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो उनके उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर से संबंधित होते हैं, जिनका प्रभाव प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, IUCN रेड लिस्ट में मैड्रिल को यहाँ पर वर्तमान में संकटग्रस्त इंडिकेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनको असुरक्षित किया गया है, मतलब वल्नरेबल, यह बोल सकते हो सुभेद। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। 46 का आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भूजल प्रदूषण और फ्लोराइड भारत में जल प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को लेकर के विचार करना है। भारत में भूजल नाइट्रेट प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट का भूमिगत जल निकायों से सीधे निर्वहन करना होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण का मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों और जो टैंक है उससे निकलने वाला रिसाव औद्योगिक अपशिष्ट का एक कारण होगा, लेकिन कृषि और सीवेज का इसका मुख्य कारण होगा। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, फ्लोराइड प्रदूषण में 30% से अधिक भारतीय ग्रामीण आबादी प्रभावित है। इसी कारण दंत फ्लोरोसिस और यहाँ पर कंकाल फ्लोरोसिस रोग जैसी बीमारियां होती है। सेकेंड बात यहाँ से एकदम सही है, जो डेटा दे रहा है डेटा आपको याद रखना है। भूजल प्रबंधन और नियामक चुनौतियां जल शक्ति मंत्रालय, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यहाँ पर CGWB है ना, जैसी जो विभिन्न एजेंसियां इसके बीच यहाँ पर असमन्वय से उत्पन्न होंगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? यहाँ पर भूजल जो प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और CGWB केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसी यहाँ पर एजेंसियों के बीच इसमें क्या होगा? ये असमन्वय रूप से उत्पन्न होगी, तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरा सही है और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा आपका 47 का बी। 48 है, यमुना नदी के किनारे विस्थापित जो यहाँ पर स्वास्थ्य संगठन है उसमें पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के पास के जो विस्थापित स्वास्थ्य और रहने की स्थिति को लेकर के संदर्भ में विचार करना है। शिविरों में निवासियों को स्वच्छता सुविधाओं के लिए कमी के कारण खुले में शौच करने के यहाँ पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे क्या होता है? जल जनित रोग का खतरा बढ़ जाता है। पहली बात। 48 का पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इन क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण डेंगू और मलेरिया के रोग जैसे खतरा सबसे कम होता है। ये बात गलत है। यमुना के पास यहाँ पर ठहराव, खराब स्वच्छता के कारण मच्छरों का प्रजनन आदर्श स्थितियाँ, इनके परिणामस्वरूप डेंगू और मलेरिया जैसे रोग का खतरा अत्यधिक होगा, कम नहीं होगा। टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जैसे रोकथाम योग्य इन रोग के अस्थायी आवासों में सबसे आम बात है, जिनके लिए तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक होगी। तीसरी बात यहाँ से सही है। 1 और 3 सही है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा आपका 48 का सही पूछा तो 1 3 बी। 49 नंबर है, जैविक भौगोलिक क्षेत्र और प्रजातियों के वितरण के संबंध को लेकर विचार करना है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता अधिक समृद्ध है। पहली बात, यहाँ से एकदम सही बात बोल रही है। ठीक है। सेकेंड बात है, नए अध्ययन के अनुसार प्रजातियों का विवरण केवल तापमान और वर्षा जैसे स्थानीय पर्यावरणीय कारकों पर नियंत्रित होता है, न कि वैश्विक जैव भौगोलिक पैटर्न से। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ से जो नया अध्ययन बताता है
कि प्रजातियों का वितरण केवल स्थानीय कारकों से नहीं बल्कि जैव भौगोलिक क्षेत्र और ऐतिहासिक जो विकासवादी व्यवस्थाएं हैं उससे नियंत्रित होता है, जो एक सार्वभौमिक पैटर्न का संकेत देता है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, जैव भौगोलिक क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट की भविष्यवाणी करने के लिए एक संरक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट था और 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 50 है, दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर विचार करना है। अभी वो जरा न्यूज़ में भी था ये, ठीक है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों का घनत्व 550 कुत्ते वर्ग किलोमीटर में, जो कि एक गंभीर संकट को दर्शाते हैं। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, जो डेटा दे रहा है सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक केवल कठोर कानूनी हस्तक्षेप पर जोर दिया, न कि वैज्ञानिकों या व्यवहार आधारित समाधानों पर। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या समाधान के लिए कठोर हस्तक्षेप बजाय वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दिया, जैसे कि सामुदायिक भागीदारी और जन नियंत्रण कार्यक्रम, इसको लेकर के। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। बोला कुछ कठोर यहाँ पर नहीं दिए थे, है ना। कठोर हस्तक्षेप के बजाय वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दिया था। ठीक है। तीसरी बात है, कुत्तों की सामाजिक गतिशीलता और उनकी स्थानीय पर्यावरण जो समझना, उनको दीर्घकालिक जो प्रभावी गठबंधन है या प्रबंधन है उनकी आवश्यक होना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि जो कुत्ते हैं उनको केवल अलग थलग समस्या के रूप में देखने के बजाय उनकी जो सामाजिक गतिशीलता, प्रजनन चक्र और यहाँ पर स्थानीय पर्यावरण जैसे जो भोजन स्रोत है उसको समझना और दीर्घकालिक प्रभाव के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा सही है और यहाँ से पहला सही था। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 9 का जो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ से कवर किया। राइट। और यहाँ पर यूकेटी का अपना जो चैनल है उसमें यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 था, ये पार्ट 1 मैंने कराया। पार्ट 2 भी इसका करेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे इसको। ठीक है। और याद रखना है, देखो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ पर देखो जो ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर क्वेश्चन का, वो पोल्यूशन से ज़्यादा वेटेज, क्योंकि यहाँ पर अगस्त सितंबर की न्यूज़ देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर पोल्यूशन से लेके ही पूरा फुल था वो। ठीक है। तो इसको लेकर के ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके सब सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, कुछ इससे बाहर का नहीं है। जितने भी मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ पे डाउन टू अर्थ योजना, सबको लेकर के समाहित किया गया, तब यहाँ से क्वेश्चन को बनाया गया। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एक एक चीज़ों को, एक एक स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सब। ठीक है। और अभी मैं क्या लॉन्च करने वाला हूँ, नवंबर के बेस्ट 150 क्वेश्चन सोच रहा हूँ या 100 क्वेश्चन सोच रहा हूँ। देखो आपको थोड़ा सा मुझे इसमें हेल्प करना है कि मैं नवंबर के टॉप 100 क्वेश्चन रखूँ या टॉप 150 क्वेश्चन रखूँ, है ना। वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको कल या परसों में मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, आप मुझे अगर आज शाम तक बता देते हो तो। ठीक है। तो नवंबर के यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मार्केट में। राइट। और यहाँ पर मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा आपको वो सब क्वेश्चन, तो जुड़ जाइए। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक मतलब बहुत अच्छा तरीके से मैंने स्टार्ट किया है, एक एक चीज़ को कवर करते चल रहा हूँ। ठीक है। और अभी स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर्स, पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके पूरा करंट अफेयर्स का भी पेपर यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है। साथ में रिवीजन पेपर लेके आएंगे। ठीक है। ऐसे करके जो भी आप भी अपना सजेशन दे सकते हो किस टाइप के और भी पेपर लेके आना है, वो मैं आपका अपने अकॉर्डिंग सब लोग करेंगे। ठीक है। जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, वहाँ पे भी अपडेट जो रहेगा मैं देता रहता हूँ। राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।